हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड के बारे में या फिर इंडियन स्टैंडर्ड कोड मेथड के बारे में, जिससे कि आप बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करोगे। अब क्योंकि ये नाम ही है इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑन बियरिंग कैपेसिटी, तो इसलिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे आईएस कोड कौन सा यूज करने वाले हो। तो यहाँ पे आईएस कोड 6403 1981 का आप यूज कर रहे हो, उसका यूज कर रहे हो, जो कि आपको एक इक्वेशन शो करेगी जो कि बेसिक के थ्रू ही प्रपोज्ड थी। प्लस ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप क्या फाइंड आउट करने वाले हो, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को। तो किस तरीके से ये इक्वेशन बनता है, आइए हम बात करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के ऊपर बात करनी है कि इक्वेशन की टर्मिनोलॉजी क्या है। अगेन C.NC.SC DCIC, ठीक है। याद रखिएगा यहां पे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है। प्लस Q NQ -1, कंफ्यूज नहीं होंगे ना, क्योंकि ये आईएस कोड ने हमें दिया है। SQ DQ IQ, ठीक है। प्लस 1/2 B गामा N गामा S गामा D गामा I गामा और लास्ट में आपका ये कैपिटल W डैश। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बनता है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने का, जो कि आईएस कोड से मिलता है। और आईएस कोड कौन सा, IS 6403 1991। उम्मीद है कि आप लोग जब ये लेक्चर कंप्लीट कर लोगे तो आप IS 6403 1981 पढ़ोगे। वेयर Q इज व्हाट, Q इज नथिंग बट द इफेक्टिव प्रेशर एट बेस। क्या होगा ये, इफेक्टिव प्रेशर एट बेस। EFFECTIVEPRESSURE, इफेक्टिव प्रेशर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्पेलिंग का भी पता नहीं होगा, ठीक है, खैर वो दूसरी बात है। अब यहाँ पे जो है सेकेंड टर्म पूरा का पूरा चेंज्ड हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा सेकेंड टर्म चेंज हुआ है। QNU होता क्या है एक्चुअल में, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, अल्टीमेट में से आप क्या करते हो, गामा DF ये हटा देते हो, यानी कि इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। तो ये क्या है एक्चुअल में, क्या है, आप अल्टीमेट में से क्या कर रहे हो, Q को ही तो हटा रहे हो, Q को ही तो हटा रहे हो, ठीक है। तो ये Q है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे टर्म W डैश की। W डैश क्या आ रहा है, एक ऐसा टर्म जो कि आपके वाटर टेबल के इफेक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। टरजागी के कंडीशन में आपने वाटर टेबल के जोन्स देखे थे, यहां पे भी वो ये कह रहा है कि अगर आपका वाटर टेबल बिलो है या फिर आपके DF प्लस B डेप्थ के नीचे है, तो वहां पे जो W डैश की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अगर आपके वाटर टेबल की जो वैल्यू है थोड़ा सा बेस ऑफ फुटिंग के पास या फिर थोड़ा उसके अब नियरली होगी, थोड़ी सी रेस करती है, तो उस कंडीशन में आपकी जो W डैश की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आधी हो जाएगी, यानी 0.50 हो जाएगी, ठीक है। बट अगर आपका वाटर टेबल लोकेटेड है बिलो द ग्राउंड सरफेस और एट डेप्थ D में, तो जैसे कि DF इज लेस देन D लेस देन DF प्लस B, तो उस कंडीशन में जो आपकी W डैश की वैल्यू है वो फाइंड आउट करी जाएगी इंटरपोलेशन से, वो भी लीनियर इंटरपोलेशन से, ठीक है। तो इस तरीके से आप W डैश का यहाँ पे कंसर्न देखते हो कि किस तरीके से अलग अलग डेप्थ में उसका राइज हो रही है और उस तरीके से इसकी वैल्यूज चेंज हो रही है। अगर मैं बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स की बात करूं, जैसे कि NC NQ N गामा है, वो बेसिक्स ने जो दिया था उसी तरीके से यहाँ पे भी हम कंसिडर करेंगे। कुल मिला के जब हम आईएस कोड मेथड की बात करते हैं तो अलग अलग साइंटिस्ट इंजीनियर ने जितनी भी थ्योरी दी उन सभी का मिश्रण क्या है, आपका आईएस कोड मेथड है,
ठीक है। अगर जब मैं शेप फैक्टर की बात करता हूं तो अलग अलग शेप फैक्टर हैं, अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, कौन सा शेप है, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। डेप्थ फैक्टर की बात करूं तो आपको स्क्रीन में इमेज दिख रही होगी कि डीसी, डीक्यू, ड्यू, गामा की अलग अलग वैल्यूज हैं, आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही होंगी। इंक्लिनेशन फैक्टर की बात करें तो अगेन आपने इस इंक्लिनेशन फैक्टर को कहां से कंसिडर किया है, बेसिक्स की थ्योरी से किया है, ठीक है। बट आईएस कोड मेथड के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि आप लोकल शेयर फेलियर कैसे कंसिडर करोगे, जनरल शेयर फेलियर के टाइम पे किस तरीके से इक्वेशन को फॉर्मुलेट करोगे, क्या कंडीशंस होंगी, किस कंडीशन में आप लोकल शेयर फेलियर बोलोगे या जनरल शेयर फेलियर बोलोगे, ठीक है। तो आईएस कोड मेथड ने क्लियरली लोकल शेयर फेलियर के लिए, लोकल शेयर फेलियर के लिए आपको नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की एक वैल्यू दी है, क्या दी है क्यू एन यू इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ सी डॉट एन सी डैश प्लस एस सी डी सी आई सी, ठीक है। ये एल ना समझे, ये आपका क्या है, आई है, ठीक है, प्लस क्यू एन क्यू डैश माइनस 1 एस क्यू डी क्यू आई क्यू, ठीक है, प्लस हाफ बी एन गामा डैश एस गामा आई गामा एंड वाटर डैश और डी गामा। ये जो वैल्यूज हैं लोकल शेयर फेलियर के अंदर, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर आपकी एनसी, एनक्यू और एन गामा, यहाँ पे ये डैश है, डैश है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे एंगल ऑफ मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन लिया है, ठीक है, और वहां पे वैल्यू कैसे हो जाती थी, फाई एम इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 tan फाई डैश हो जाती थी, ठीक है। जबकि अगर आप यहीं पे जनरल शेयर फेलियर की बात करेंगे तो आप एनसी, एनक्यू, एन गामा लेंगे, ना कि एनसी डैश, एनक्यू डैश, एन गामा डैश, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी लोकल शेयर फेलियर की बात होगी तो एनसी डैश, एनक्यू डैश और एन गामा डैश, वहां पे आपको एंगल ऑफ मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन की बात करनी होगी। जब जनरल शेयर फेलियर की बात होगी तो आप एनसी, एनक्यू और एन गामा ही कंसिडर करेंगे, क्लियर है, ठीक है। ये केस तो होता है कंप्लीट। अब एक और कंडीशन आती है कि अगर आपका जो केस है वो कोहेजनलेस सॉइल का है और वहां पे अगर आपका वॉइड रेशियो जो है यानी कि ई जो है अगर वो लेस देन होता है 0.55 से, एंड जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी है वो ग्रेटर देन होती है 70%, तो उस टाइम पे जो आपका फेलियर है कंसीडर किया जाएगा, क्या किया जाएगा, जनरल शेयर फेलियर कंसीडर किया जाएगा। ये केस है किसके लिए, कोहेजनलेस सॉइल के लिए, कोहेजनलेस सॉइल के लिए, क्या कि वॉइड रेशियो जब लेस देन 0.55 हो और रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 70% हो तो आपका फेलियर कैसा माना जाएगा, जनरल शेयर फेलियर माना जाएगा। वहीं पे दूसरे जगह पे अगर आपका वॉइड रेशियो ग्रेटर देन 0.75 हो और रिलेटिव डेंसिटी आपकी लेस देन 20% हो तो वहां पे जो फेलियर माना जाएगा, क्या माना जाएगा, लोकल शेयर फेलियर या फिर पंचिंग शेयर फेलियर माना जाएगा, ठीक है। तो अब फिर क्या होगा कि जो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं तो कैसे ऑब्टेन किए जाएंगे, बाय इंटरपोलेशन मेथड। कब, जबकि लोकल शेयर फेलियर, जनरल शेयर फेलियर के अंदर जब आपकी रिलेटिव डेंसिटी जब आपकी 20% से 70% में होगी और आपकी वाइड रेशियो 0.5 से लेके 0.75 तक के बीच में होगा, उस कंडीशन में आपकी जो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं वो कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, इंटरपोलेट करके फाइंड आउट किए जाएंगे, ठीक है। अभी आगे एक और चीज देखते हैं जिसके अंदर क्या होगा, आईएस कोड 6403/1991 में एक चीज और है कि जब आपकी रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 20% होती है वहां पे आपका जो वाइड रेशियो है क्या है, वो ग्रेटर देन 0.7 है, तो वहां पे लोकल शेयर फेलियर अकर होगा। क्या कंडीशन, फिर से सुन लीजिए, क्या बोलता है कि अगर आपकी रिलेटिव डेंसिटी
रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 20% है और आपका जो वाइड रेशियो है, वाइड रेशियो क्या है, ग्रेटर देन 0.75 है, तो वहां पे जो फेलियर है आपका क्या सा माना जाएगा, लोकल शेयर फेलियर माना जाएगा। ठीक है, जबकि आपकी रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ग्रेटर देन 70% है और आपका जो वाइड रेशियो है लेस देन 0.55 है, तो उस कंडीशन में क्या होएगा, आपका जनरल शेयर फेलियर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, जनरल शेयर फेलियर माना जाएगा। ठीक है, दोनों केस में आपके बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर का करस्पॉन्डेंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगेन जो हमने डिस्कस किया कि जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है, वहां पे भी जब आप रिलेटिव डेंसिटी 20 से 70 के बीच में करोगे तो वहां पे भी आपको इंटरपोलेशन मेथड यूज करना पड़ेगा जनरल शेयर फेलियर और लोकल शेयर फेलियर के कंडीशन के बेसिस पे। तो इस तरीके से आपका आईएस कोड मेथड आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे अलग अलग फैक्टर, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग लोकल शेयर फेलियर, जनरल शेयर फेलियर के अंदर रिलेटिव डेंसिटी और वॉइड रेशियो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।